अगर आप लोग भी 2025 में पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको देने वाले हैं, और अगर आप लोग भी इंग्लिश मीडियम से हैं, मतलब कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से या फिर जिस भी बोर्ड से हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो लाया जिसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे अभी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देने वाला हूं। अगर आप लोगों का इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस होता है तो मैं आगे फिजिक्स और मैथ के भी बहुत सारे ऑप्शनल्स लाऊंगा और केमिस्ट्री के भी और लाऊंगा, अगर आप लोग मतलब बताओगे। और ये जितने भी मतलब क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत जल्द पूछने वाले हैं। तो हमारा एग्ज़ाम जो है वो तो 31 तारीख को है, मतलब 31 यही इसी महीने में। तो अभी तो 5-7 दिन बाकी है, मतलब 5 से 7 दिन, बहुत कम दिन बाकी है। तो अगर आप लोगों अगर मेरे वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिखाओगे ना तो आप लोगों को मैं बस 5 से 7 दिन के अंदर ना इतना मतलब करवा दूंगा कि जो 50 से 60 क्वेश्चंस होंगे वो तो डायरेक्ट मेरे ही वीडियो से आ जाएंगे, और जो डायरेक्ट नहीं आएंगे उसमें कुछ कुछ चेंज हो जाएंगे और कुछ कुछ चेंज होके तब वो आएगा। और तो चलिए मतलब अब यहाँ की क्लास को यहीं पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, विच गैस हैज इवॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब जो जिंक है Zn वो जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब Zn प्लस HCl, तो उससे जो मतलब कि ZnCl2 प्लस H2 गैस जो है वो बाहर आ जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हम लोगों का होने वाला है सी, यानी कि हाइड्रोजन। इन सारी क्वेश्चन को आप लोगों को एक बार देखते चलना है, सभी को मतलब आपको आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आप लोगों को इसको मतलब याद कर लेना है, जैसे भी आप लोगों को करो लेकिन कर लो, तो मतलब यही क्वेश्चंस आप लोगों का एग्जाम में आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला था वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद फिर CaOH2, ये किसका फार्मूला होता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जो क्विक लाइम होता है, लाइम स्टोन होता है और एक स्लेक्ट लाइम होता है, इन तीनों का फार्मूला आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अभी जो आप लोग बेकिंग सोडा उसका देख सकते हो NaHCO3 इसका आंसर होने वाला है। फिर चलिए आगे चलते हैं। तो विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड जो होता है वो हमारे विनेगर में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है डी, एसिटिक एसिड। तो उसके बाद अगर आप लोग मान लो कि सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं आ सकता है, इसी में से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड किस में होगा? वो होगा लेमन में। और जैसे HCl, तो HCl जो होता है वो होता है हमारे स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसके बाद ये एसिटिक एसिड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है हम लोगों का क्या क्या? एसिटिक एसिड। तो अगर आप लोगों के एग्जाम में भी, एंट्रेंस एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसका जो राइट आंसर होगा वो एसिटिक एसिड होगा। ये याद रखना, विनेगर का मतलब इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो देखते चलो। द pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज। तो न्यूट्रल सोल्यूशन का pH कितना है? तो 7 होगा इसका राइट आंसर। जैसे कि जो मतलब 0 से लेके 8 तक होता है, ये 7 तक होता है, मतलब 7 से कम 6.96 इतना, तो वो सारे होते हैं हमारे एसिड्स। उसके बाद जो 7 पे होते हैं वो होते हैं हमारे न्यूट्रल सोल्यूशन, जैसे कि वाटर। उसके बाद फिर जो 7 से एबव होते हैं वो होते हैं बेसिस। तो 7 to 14, मतलब 7 से जितना आगे आप लोग बढ़ते जाओगे ना उतना जो बेस है वो स्ट्रांग होता जाएगा, और आप लोग 7 से जितना ज़्यादा कम होते जाओगे उतना ज़्यादा जो हमारा एसिड है वो स्ट्रांग होता जाता है। सो इसलिए HCl जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि वो 1 से 2 का बीच में आता है। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को बताता चल रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन में ही। तो अब आप लोग देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। तो HCl जो है वो तो एक एसिड है, ये आप लोगों को पता होगा। H2SO4 ये भी एक एसिड है, और NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। तो इसमें एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखेगा। आप लोग कैसे पहचान सकते हो कि कोई एसिड है या फिर कोई बेस है या क्या है? तो जिस भी में H लिखा हुआ होगा ना, सिर्फ H लिखा हुआ होगा, वो होगा हमारा एसिड। जैसे HCl एसिड हो गया, H2SO4 सिर्फ H है, तो ये हमारा हो गया एसिड। फिर उसके बाद NaOH है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो मतलब बेस होगा। क्यों? क्योंकि OH जहाँ पे लगा हुआ होगा ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर और भी CaOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे हमारे होते हैं बेस। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। और ये D आप लोग देख पा रहे हो, ये क्यों एसिड है? क्योंकि जिस भी मतलब
फॉर्मूला होता है जिसके लास्ट में OOH आता है ना, COOH OH, तो वो सारे एसिड से होते हैं, वो सारे एसिड्स के ही बिहेवियर को दिखाते हैं। जैसे ये किसका होता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। CH3COOH ये मेरे ख्याल से एसिटिक एसिड का होता है। उसके बाद विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सल्फर ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो होने वाला है हमारा C, सल्फर ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग इसको मार्क कर लेना, यहाँ C जो है इसको मार्क कर लेना। और अगर आप लोगों को मतलब इसका PDF भी चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दे दोगे ना इस वीडियो पे, तो जो PDF होगा वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। और नीचे भी आंसर्स लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो वो सब मैं गोला नहीं बनाते हुए चल रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दे देना कि मतलब आंसर्स है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो कि 8 नंबर में विच मेटल रिएक्ट वाइगरसली विथ कोल्ड वाटर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रैपिडली, बहुत स्पीड में ऐसा कौन सा मतलब है जो मेटल जो बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, तो ये सोडियम होगा। क्योंकि सोडियम जो भी मतलब जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज होते हैं ना, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और ऐसे ही जो आगे बढ़ते जाते हैं पूरे सीरीज को, आप लोग इसको एक मतलब ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अगर मतलब आप लोगों को इसको याद करने में प्रॉब्लम है ना, तो मैं शॉर्ट्स वीडियो पे आप लोगों को एक ट्रिक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ईजी होगा कि आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हो। जैसे कतरीना ने कार मांगी, ऐसा कुछ होता है उसका, ठीक है। तो अगर आपको मतलब ये वाला चाहिए होगा ट्रिक तो मुझे बता देना। उसके बाद इसका जो सोडियम आंसर है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे ज़्यादा ऊपर है। उसके बाद जो आयरन होगा वो तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कि स्टीम के साथ ये रिएक्ट करता है। ये क्वेश्चन हमारे अंदर आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन में मैं आप लोग 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ। तो जैसे यहाँ पे विथ स्टीम लिखा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आयरन। और अभी इसका जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम। तो इस बात को याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर विच ऑफ दीज इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिससे मतलब हीट रिलीज हो जाता है, हीट बाहर निकल जाता है। तो आप लोग देख सकते हो फोटोसिंथेसिस ये नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में ही प्लांट अपना फूड बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होने वाला है। फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस में मतलब जब बर्फ़ पिघलता है वो क्यों पिघलता है? क्योंकि उसमें हीट पड़ती है, तो उसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर हीट जा रही है, तो ये भी नहीं होने वाला। फिर कंबसन, कंबसन मतलब कि किसी भी चीज़ का जलना, किसी भी चीज़ के जलने से जो है हीट रिलीज ही होती है। आप लोगों को मतलब कि धुआं निकलता है, हीट निकलता है, हीट रिलीज होता है। तो वही इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है C, मतलब कंबसन, कंबसन। तो इसको आप लोगों को मतलब याद कर लेना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंबसन है। उसके बाद फिर एवापोरेशन, तो एवापोरेशन जो है वो हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि जब हम लोग किसी वाटर में मान लीजिए या फिर लिक्विड में जब हम लोग नीचे से हीट देंगे, तभी वो जाके वाटर जो है इवोपोरेट होगा और वो जाके मतलब एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगा। तो हीट इसमें देना पड़ रहा है, लेकिन कंबसन ऐसा जैसे हीट रिलीज हो रहा है। तो आप लोगों को देख लो कि इसी से 4 क्वेश्चन बता दिए, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, इसमें सनलाइट देना पड़ रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ आइस इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंबसन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवोपोरेशन इंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद चलो 10 नंबर में द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला आता है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब B, CaCaOCl2 इसका जो राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद ये CaOH सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या जो होने वाला है, क्या केमिकल फार्मूला कौन सा है इसका, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होने वाला है। फिर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि ये सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, मतलब ये जो है आप लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि NaOH जो है सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड HCl, यहाँ पे NaCl बना रहा है। NaCl जब भी मतलब बनेगा, नमक बनता है ना, साल्ट, साल्ट जब बनता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद मतलब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो इस साल्ट का जहाँ साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। और इस रिएक्शन को आप लोग याद कर लेना, ऐसा सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद चलिए उसके बाद विच ऑफ दिस इज एन फिजिकल चेंज, मतलब इन सब में से कौन सा है कि फिजिकल चेंज है। अब फिजिकल और केमिकल चेंज, जैसे केमिकल चेंज वो होता है जिसका कि कोई प्रॉपर्टी जो होता है ना, केमिकल चेंज मतलब प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए और कुछ मतलब पता ही ना चले। एक फिजिकल चेंज वो हो गया जो कि मतलब
चेंज तो होता है, लेकिन जैसे उसको फिर से रिवर्स कर दिया जाए, मतलब कि उसको फिर से वापस भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो आप लोग देख सकते हो बर्निंग ऑफ पेपर, जब अगर हम लोग पेपर को जला देंगे तो फिर से तो पेपर नहीं बना पाएंगे, मतलब ये केमिकल चेंज होने वाला है, तो ये फिजिकल नहीं होगा। फिर जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जब किसी लोहा में, जैसे कि आप लोग पढ़ा होगा Fe के साथ जब एटमॉस्फेयर से वाटर और एयर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो जो रस्ट हो जाता है आयरन में, तो वही है कि यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, मतलब तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो आयरन का रस्टिंग होता है जो हमारे गेट्स में लग जाते हैं जब हम लोग पेंट सब नहीं करते हैं, मतलब रस्टिंग से बचाने का कुछ होता है प्रिकॉशंस, वो सब भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करने हैं उसको। उसके बाद यहाँ पे ये नहीं होने वाला। फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्टिंग, मान लो हम लोग आइस को मेल्ट कर देंगे तो उसको तो फिर से फ्रीजर में धर के उसको जमा भी सकते हैं। तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है यही हम लोगों का सही आंसर होने वाला है, क्योंकि इसमें पानी भी बन रहा है, फिर से आइस भी बन रहा है, मतलब रिवर्स बैक भी इसको कर पा रहे हैं। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है जिसको रिवर्स कर पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। सो विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ एन कार्बोनेट। तो यहाँ पे कौन सा मतलब ऐसा गैस है जो कि जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है। तो मतलब किसी भी की कार्बोनेट ले लीजिएगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वही रिलीज करता है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है कि कौन सा गैस मतलब निकलता है, इवॉल्व मतलब निकलता है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है कार्बोनेट, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। जैसे विच एलिमेंट इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। ये सब मतलब कि वैसा कुछ नहीं है फॉर्मूला डिराइव कर लिए ऐसा कुछ, इस सबको आप लोग याद करके सिर्फ रखना है। गैल्वेनाइजेशन जो आयरन के ऊपर होता है जिससे रस्टिंग नहीं हो। अब ये क्या चीज़ में होता है, जैसे कि हमारे बाथरूम्स के जो नल होते हैं उसमें मतलब कि जिंक का जो ना कोटिंग चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि मतलब बाथरूम में जो होता है पानी रहता है, पानी के साथ आयरन रिएक्ट करेगा तो फिर रस्ट हो जाता है, तो इसलिए जंक लग जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों को ना आयरन के ऊपर कुछ कोटिंग कर देते हैं गैल्वेनाइजेशन का, और वो करते किससे, जिंक से। मतलब जो नल होता है ना लोहा वाला नल, वो हमारे ऊपर में जो जंक क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें जिंक का कोटिंग चढ़ा हुआ होता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ए होगा, इस बात को याद रखना। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग देखते चलो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड, मतलब कि कौन सा ऐसा है जो मेटेलॉइड है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ए, सिलिकॉन, इस बात को भी याद रखना। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर है द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज, तो ये मीथेन होगा, CH4 मीथेन, इस बात को याद रखना है आप लोगों को। ये सब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। जैसे द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, याद रखिएगा CH4, मतलब CH4 लिख के भी आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा बी, इथेन। इथेन जो है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इस बात को याद रखना। जो भी आप लोगों का 3 ग्रुप होता है उस सबको तो जरूर याद रखना आप लोग, उससे मतलब कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद चलिए अब आगे चलते हैं। द pH ऑफ लेमन जूस इज अप्रोक्सीमेटली, तो लेमन जूस में क्या होता है, जैसे लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड मैंने आप लोगों को अभी तुरंत ही बताया कि मतलब जितना आप लोग 7 से नीचे गिरते जाओगे ना उतना ज़्यादा वो एसिडिक होता जाता है। और जैसे 7 है, 7 में तो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। और 9 में जो है बेस होता है, और 12 में भी बेस ही होता है, क्योंकि 7 से ऊपर और 7 मतलब न्यूट्रल, और 7 से ऊपर हो गया आपका बेसिक सोल्यूशन। जो 3 है ना वही एक एसिड, मतलब ऐसे भी आप लोग याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो आप लोगों को दे देगा सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो ऐसे करके आप लोग फंस जाओगे। सो लेमन जूस का याद रखना, लेमन जूस का होता है pH में 3। तो आगे चलते हैं। तो अब है जो विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो मतलब आग बुझाने में किनका यूज किया जाता है, तो वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। जैसे कि जो आग लगती है ना वो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लगती है, O2 के प्रेजेंस में लगती है, इस बात को याद रखना। आग हमेशा O2 के प्रेजेंस में लगती है। तो अगर मान लो हमको आग जो है उसको बुझाना है तो क्या चीज़ का यूज करना होगा, तो हम लोगों को क्या करना होता है, जो एयर का कांटेक्ट होता है ना उससे मिटा देना होता है। तो मतलब कुछ ऐसा गैस को कुछ ऐसा रिलीज कर देंगे ना कंपाउंड कि जिससे एयर का कांटेक्ट टूट जाए, ऑक्सीजन का कांटेक्ट आग से। सो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो सी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस।
सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है, वो है डायमंड। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल दो सब्सटेंस होते हैं, एक नेचुरल मतलब कि जो भगवान ने बनाया ऊपर से, और एक आर्टिफिशियल जो कि मतलब मैन मेड है, जो कि मतलब सिर्फ ह्यूमन्स बनाते हैं। तो जो गोल्ड है मतलब वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, फिर ग्रेफाइट तो हार्ड नहीं है, फिर ये डी वाला भी कुछ है अजीब है। फिर बी में जो डायमंड है, डायमंड जो है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड होता है। गोल्ड का जो AU ऑरम होता है, इस बात को याद रखना, मतलब कुछ ऐसा लिख देगा AU ऑरम कुछ आंसर्स में, तो ऐसा ही सब कुछ याद रखना। फिर जैसे आप लोग चलो यहाँ पे, तो विच मेटल्स एंड नॉन मेटल के अब चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन इसके अंदर भी हैं, तो इस पर भी चलते हैं। चलते विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है मरकरी। आप लोगों को ये बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा होगा 6-7 क्लास से, कि जो कौन सा ऐसा मतलब मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो है मरकरी। बाकी जो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक आप लोगों को दिया हुआ है, ये सभी सॉलिड ही होते हैं। तो इस बात को याद रखना आप लोग कि जो मरकरी है, सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। फिर चलिए अब 22 नंबर पे चलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू ए वायर इज कॉल्ड। अब आप लोगों को बहुत सी चीज़ पढ़ाई गई है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, और मतलब यही सब है। जैसे भी मतलब मेटल्स के और नॉन मेटल्स के जो कैटेगरी में मतलब जो डेफिनेशन होते हैं ना, जैसे कि डिफ्रेंशिएट जैसे आप लोग करेंगे कि जैसे मेटल्स मेलिएबल होते हैं तो नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं, फिर मेटल डक्टाइल होते हैं तो नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, फिर जैसे मेटल कंडक्टर नहीं होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ मेटल जो है कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, अच्छा मतलब कंडक्ट करते हैं हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को, और नॉन मेटल वहीं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों को है। फिर ब्रिटलनेस, इसका मतलब होता है कि जब आप लोग इसको मतलब टन टन करोगे ना, मतलब मारोगे ना, तब टन टन की आवाज़ आती है। मतलब कि जब लोहा को आप लोग कुछ करते होगे टन टन, तो उसका आवाज़ आता होगा ना, बस वही तरह। तो इसका जो आंसर होने वाला है वायर, वायर में जब बन जाएगा ना तो वो डक्टाइल हो गया, वो डक्टिलिटी हो गया। फिर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर फॉइल, तो जो सिल्वर होते हैं ना, सिल्वर को ही मतलब इतना मतलब पतला कर दिया जाए कि उसको थीन शीट में बनाया दिया जाता है, तो वही सिल्वर फॉइल जो होते हैं वही मेलिएबिलिटी को दिखाते हैं। तो याद रखना मेलिएबिलिटी, मान लो आप लोग को दे देता था प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इन अ मतलब सीट, स्मॉल सीट्स, तो उसका क्या आंसर आप लोग करते हैं मेलिएबिलिटी, और ऐसे क्या है डक्टिलिटी। यहाँ पे आंसर भी आप लोगों को नीचे में दिया हुआ है, देखते चलना। उसका कंडक्टिविटी में याद रखना है, कंडक्टिविटी वही इलेक्ट्रिसिटी और आपका हीट का होता है। फिर चलिए अब 23 नंबर वाले क्वेश्चन पे, विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, मतलब ऐसा कौन सा जो मेटल है जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल्स वायर बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है एक कॉपर। मतलब कि कॉपर जो आपको देखे होंगे आप लोगों ने, जो कोटिंग्स होते हैं ना वायर के ऊपर, जो रबर का कोटिंग होता है, वो कोटिंग के अंदर जो होता है वो कॉपर रहता है। कॉपर क्यों? क्योंकि कॉपर सस्ता भी होता है और वो अच्छा से मतलब हीट को कंडक्ट भी कर पाता है, तो इसी वजह से हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। और कॉपर से जो हीट अलग मतलब इजीली फ्लो भी होता है और ये सस्ता भी मिलता है, तो हमारे घर के लिए वायर्स के लिए सही रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कॉपर होने वाला है, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो इसको याद कर लेना। फिर विच ऑफ दिज मेटल रिएक्ट विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे ही वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम। अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंस बताने वाला हूँ। इससे जो सोडियम है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो समझिए कि इसका जो मतलब कि बहुत जल्दी इसमें ना आग लग जाता है, तो मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसको हमेशा ना केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। मतलब इसके बहुत सारे मतलब याद रखना है आप लोगों को। जैसे आप लोगों को बोल देगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हमेशा केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, तो उसका आंसर भी होगा सोडियम Na। तो इस बात को भी याद रखना है। उसके बाद फिर सोडियम उसके बाद फिर अगर मान लो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना कि जैसे ऐसा कौन सा मेटल है जिसको मतलब कि चाकू से भी काटा जा सकता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसको सिर्फ हम लोग का जो घर का नाइफ होता है जैसे सब्जी कटता है उससे भी काटा जा सकता है। तो उसका भी जो राइट आंसर है वो होने वाला है सोडियम। सोडियम से हम लोगों का घर का मतलब
घर का चाकू से भी मतलब सोडियम को काटा जा सकता है। तो अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर वाला है वो होगा सी, ग्रेफाइट। अब आप लोगों को इसमें कुछ याद रखना है। जैसे ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल है जो कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो और गुड कंडक्टर भी होता है। तो इसका यूज ना हमारे पेंसिल्स में किया जाता है। जो पेंसिल्स से हम लोग लिखते हैं तो उसके अंदर ग्रेफाइट रहता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन पेंसिल मेकिंग या पेंसिल्स, तो आप लोगों को इसका मतलब आँख बंद करके मार देना है सी, ग्रेफाइट। तो अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सोडियम। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आप लोगों को याद करके ही रखना है, उससे तो क्वेश्चंस आना ही है। तो जैसे पोटासियम सोडियम 2 नंबर पे ही, मतलब पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर बहुत जल्द नीचे नीचे आपको आ जाएगा, तो जाएगा आपको आयरन जाएगा, फिर कॉपर जाएगा, फिर गोल्ड जाएगा, लास्ट में गोल्ड जाता है। तो सबसे जो मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन चारों में से वो होगा सोडियम। और मान लीजिए अगर पोटासियम आ जाता ना तो वो सोडियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता, मतलब तब अगर पोटासियम लिखा हुआ था तो वो इसका सही आंसर होता। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को मतलब वो ट्रिक चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर आप लोगों को एक शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। अब आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको कि केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है, तो वो है सोडियम, Na। सोडियम को हमेशा केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है ताकि वो जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है ना उससे रिएक्ट ना हो पाए। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा कौन सा मतलब है जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, वो था पिछला क्वेश्चन। तो इसीलिए मतलब केरोसिन में इसको रखा जाता है ताकि इसको बाहर मतलब रिएक्ट ना करे। इसका जो राइट आंसर वाला है वो है सोडियम। तो सोडियम पे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि नाइफ से किसको काटा जा सकता है, चाकू से, तो उसका भी जो राइट आंसर है वो भी होगा सोडियम। इसको याद रखना, सोडियम Na भी लिख सकता है, सोडियम भी। आयरन का Fe होता है, कॉपर का Cu, Zn जिंक का होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है क्या हम लोगों का, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। इसका आंसर जो होने वाला है वो कॉपर, बी। अब मतलब आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है कि जो कॉपर होता है उसी का यूज होता है मेकिंग कॉइन्स में। अब इस मतलब कि सिंपल क्वेश्चन भी एक तरह से कि जैसे कॉपर जो है वो एक तरह से सस्ता भी है, और गोल्ड जो है वो तो मतलब एक कॉइन गोल्ड का बनेगा तो वो कितना ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और खो जाएगा तो फिर और दिक्कत है। फिर जैसे सिल्वर है, सिल्वर भी मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए उसका यूज भी नहीं किया जा सकता कॉइन में। सिंपल सा है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का भी यूज नहीं किया जाता है। और आप लोगों को एक बार याद रखना, जैसे हमारे अर्थ में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब मेटल्स में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, वो भी अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट के पास एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में। इतना ज़्यादा अमाउंट में है ना कि मतलब उसका यूज भी हम लोग नहीं करेंगे, मतलब कर ही नहीं सकते हैं। मतलब क्या करेंगे उतना एल्यूमिनियम का, इतना ज़्यादा है एल्यूमिनियम। तो इस पर भी ऑप्शन आ सकता है कि एक्सेसिव कौन सा ऐसा मेटल है जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर एक्सेसिव है, तो उसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है कॉपर, क्योंकि कॉपर जो है वो सस्ता होता है, तो जो गवर्नमेंट है उसको कॉइन्स बनाने में भी ठीक रहेगा, सस्ता रहेगा, और चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा। ऐसे गोल्ड का कॉइन तो सब चोरी ही कर लेगा। फिर है क्या 29 नंबर, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक इज कॉल्ड, मतलब कि जो मतलब जिंक आयरन के ऊपर जो कोटिंग करते हैं हम लोग जिंक का, जो अभी हम लोगों को बताए थे कि बाथरूम का जो नल होता है उसमें रस्टिंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उस पर कोटिंग कर दिया जाता है जिंक का गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से। तो मतलब इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैल्वेनाइजेशन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को एकदम याद रखना, एकदम मन में बैठा लो कि गैल्वेनाइजेशन Zn जिंक का ही होता है। अब ऊपर में लिख देगा गैल्वेनाइजेशन किसका होता है, तो वो Zn जिंक का होता है। ऐसा आप लोगों को याद रखना है आयरन के ऊपर, ताकि आयरन में जो है रस्टिंग ना लगे। फिर चलिए हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को याद रखना है कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो हमारे थर्माइट वेल्डिंग में यूज किया जाता है। थर्माइट वेल्डिंग मतलब वही होता है कि हीट में शायद या तो ट्रेन का पटरी को या फिर कुछ होता है, मतलब थर्माइट वेल्डिंग, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। थर्माइट वेल्डिंग
एल्युमिनियम से किया जाता है। एक ऐसा मेटल जो कि मतलब एल्युमिनियम है जिससे कि थर्माइट वेल्डिंग को किया जाता है। बाकी कॉपर, जिंक, सिल्वर, वही बोले सिल्वर महंगा है, फिर जिंक जो है वो तो होगा नहीं वेल्डिंग में, और कॉपर जो है, कॉपर तो मतलब बहुत ज़्यादा ना वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, वीक होता है। तो एल्युमिनियम जो है वो थर्माइट वेल्डिंग में ये सब में सही रहेगा। तो आज के लिए मतलब इतना ही था। मतलब अगर आप लोगों को अब कुछ दिन बाकी हैं, 5 से 6 दिन बाकी है, अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो मैं मतलब कि नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूंगा। मतलब जैसे ही मतलब ज़्यादा रिस्पांस किया, अगर 50-100 भी व्यू आ गए, 200 व्यू आ गए ना, तो बहुत है मेरे लिए। मतलब अगर आप लोगों को मतलब लग रहा है कि और चाहिए मतलब वीडियो, तो कम से कम 100 व्यू ला देना। मतलब अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना, चाहे वो मतलब पॉलिटेक्निक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कम से कम रीच बढ़े कुछ चैनल का, तो सही रहेगा ना। तो ऐसा आप लोग मतलब शेयर कर देना तो सही रहेगा। और इसका जो मतलब सभी आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना बना पाए आप लोग, ये मुझे आप लोग कमेंट में बता देना कि 30 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाए। अगर आप लोगों ने मतलब इस पे वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दिया ना, तो मैं मतलब कि और जिस पे भी आप चाहोगे, जैसे अभी मैंने केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस बताए, तो हमारे पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग के इंट्रेंस एग्जाम के पीई और एलई दोनों में 30 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं बिहार में। और जैसे आप लोग झारखंड के हो या फिर किसी कोई भी मतलब स्टेट के हो ना, तो आप लोग एक बात को याद रखो कि मतलब बिहार का जो क्वेश्चंस होता है ना, अगर इतना आप लोग पढ़ लोगे ना, तो मतलब ये वही झारखंड, यूपी कहीं भी आ जाता है। मतलब सभी जगह ना यही क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आप लोगों को पूरा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया हूँ। ऐसा मतलब पॉलिटेक्निक पे तो चैनल है ही नहीं कि जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में हम लोगों को पढ़ा दे। तो यही है कि आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम के भी हो ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी के आगे तो इंग्लिश लिखा हुआ ही होगा। और ये मतलब वो सारे क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले ही हैं। मतलब इसमें से तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आ जाएगा हम लोगों का 5 से 10 क्वेश्चंस आ जाएगा, इसी से मिलता जुलता या फिर यही क्वेश्चंस आ जाएगा, समझा। तो मतलब इस वीडियो को आप लोग शेयर कर लेना और बता देना अपने दोस्तों को कि मतलब देखो एक न्यू इंग्लिश का जो पॉलिटेक्निक का चैनल है वो भी आ चुका है, तो उसको भी आप लोग मतलब चेकआउट करना चालू कर दो। तो अगर आप लोगों को फिजिक्स मैथ का भी चाहिए तो आप लोग शेयर कर लेना अपने दोस्तों को। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों।